सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कृषि और कृषि से पैदा होने वाली फसलें। इन सभी के बारे में बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं और साथ में आपको जानकारी है वो कम समय में मिलने वाली है और साथ में याद भी आपको जानकारी होने वाली है। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। इसे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसे लगी और इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। वो सभी बातें हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके छोटे भाई का ये चैनल है, आपके सपोर्ट की है वो सख्त ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के ही बल पर मैं आगे जा पाऊंगा। और मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं अकेला कारवां को आगे बढ़ाते हुए चला जाऊं, इसीलिए आपके सपोर्ट की खास ज़रूरत है। साथियों बढ़ते हैं अब आगे। मुझे आज नहीं रोक पाएगी तेरे शहर की सीमाएं, मुझे आज नहीं रोक पाएगी तेरे शहर की सीमाएं, बस तुझसे एक गुजारिश है कि मेरे जाने के बाद आंसू मत बहाना, क्योंकि यह तेरे आंसू की बेड़ियां है वो तेरे शहर की सीमाओं से ज़्यादा गहरी है। चलते हैं आगे। राजस्थान की कृषि और राजस्थान की प्रमुख फसलें, इनके बारे में बड़ी अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, एकदम आराम से चलने वाले हैं। हमारा 15 या 20 मिनट का सेशन होने वाला है और अक्सर इससे है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की फसलें, जायद की फसलें, और इन सभी के बारे में बड़ी ही आसानी से आपको याद कराने की कोशिश कराने वाला हूँ। भारत की जीडीपी में 17.4% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। भारत की जीडीपी जैसे है 100%, 100% के अंदर 17.4% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को मानसून की खेती कहा जाता है। भारत की कृषि को मानसून खेती कहा जाता है और राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है? किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष में एक बार बोई गई भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। वर्ष में अगर एक बार भूमि को बोया जाता है उसे क्या कहा जाता है? या वर्ष में एक बार जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। अगर वर्ष में रबी, खरीफ, जायद इन सभी की फसलें एक वर्ष के अंदर बोई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कुल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कुल बोया गया, टोटल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। 1950-51 जब भारत आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के बाद में 1950-51 के बाद में जो भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है वो 53.1% हो जाता है। कितना हो जाता है? 53.1% कृषि का योगदान भारत की जीडीपी के अंदर हो जाता है। साथियों, राजस्थान के अंदर जो काश्तकारी अधिनियम आता है, राजस्थान के अंदर काश्तकारी अधिनियम कब आता है? 1955 के अंदर आता है। कब आता है? 1955 के अंदर राजस्थान में काश्तकारी से जुड़ी हुई अधिनियम आता है। उसके बाद में खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? खरीफ की फसलें है वो गर्मी के अंदर बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, जवार, जूट, कपास, तंबाकू आदि। यह सभी है वो किसकी फसलें हैं? यह सभी है वो खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी है एक बार और देखते हैं।
चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, जूट, कपास, तंबाकू आदि, यह सभी की सभी है वो खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। अब रबी की फसलें। रबी को क्या है? रबी को क्या है? सर्दी ज़्यादा लगती है तो सर्दी के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और गर्मी के अंदर काटी जाती है, जून जुलाई के अंदर काटी जाती है। रबी की फसलें कौन कौन सी है? तो रबी की फसलें आ जाती है जैसे गेहूँ, चना, जौ, तिल, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, चना, मटर, राई, ये सभी क्या है? ये सभी रबी की फसलें हैं। क्या है? रबी की फसलें। रबी की फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, चना, मटर, राई, यह सभी की सभी है वो कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो तंबाकू कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। कौन सी है? तंबाकू खरीफ की फसल है। जायद की फसलें कौन कौन सी हो गई? हरी सब्जी, जितनी भी हरी सब्जियां आती है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी जायद की फसलें हैं। कौन सी है? जायद की फसलें हैं। बढ़ते हैं अब आगे। जानकारी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। जैसे वन के अंदर जो खेती की जाती है, वन को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। वन को जलाने के बाद में जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर खेती की जाती है या कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित का मतलब होता है एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना। यह होता है स्थानांतरित। स्थानांतरित कृषि हो गया, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कहा जाता है। इससे है वो ये जो लिखा हुआ है जैसे सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस जानकारी में से एक प्रश्न है वो पक्का आने वाला है और इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, एक बार आप देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप कभी नहीं भूलने वाले हो। जैसे हो गया सिल्वीकल्चर। कौन सा हो गया? सिल्वीकल्चर का अर्थ है वनों की कृषि। क्या है? वनों की कृषि को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, फल व फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूल कितने हॉट होते हैं। फल को खाने से आदमी क्या होता है? हॉट होता है। और फूल क्या होता है? फूल अपने आप में क्या है? हॉट है। तो याद रख लेना हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर। और फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फूलों की कृषि को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और भी कल्चर किसे कहा जाता है? वृक्षों की कृषि को और भी कल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर, रेशम की कृषि को कहा जाता है। विटिकल्चर, अंगूर की कृषि को कहा जाता है। और व्यापारिक मत्स्य पालन, जो मछली पालने का व्यापार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिस्सीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालने का जो व्यापार किया जाता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और ओलिविकल्चर है वो जैतून की कृषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैतून की कृषि को। वर्मिकल्चर, केंचुआ पालन और एरोपाट्रिक किसे कहा जाता है? हवा में पौधों को उगाना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एरोपोट्रिक। क्या कहा जाता है? एरोपोट्रिक। साथियों बढ़ते हैं अब आगे। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1960 के अंदर होती है। और राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 2009 के अंदर होती है। चावल की किस्में कौन कौन सी है? जैसे क्या दिया जाता है? जैसे चंबल दे दिया, माही दे दिया या सुगंधा नाम दे दिया, पद्मा, कृष्णा, जमुना, IR 8, ये सभी नाम दे दिए और पूछ लिया कि ये किसकी किस्म है, ये किसकी
किस्म है, तो चावल की किस्में, ये सभी किस्में है वो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। जैसे रत्ना, IR8, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया, बासमती, चंबल, माही, सुगंध आदि, ये सभी है वो चावल की किस्में है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और उष्ण कटिबंध में उगाए गए चावल को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध में उगाए गए चावल को इंडिका कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध में उगाए गए चावल को क्या कहा जाता है? जैपोनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैपोनिका। जैपोनिका। अगर उष्ण कटिबंध में आप चावल उगाते हैं तो उसे इंडिका कहा जाता है। अगर शीतोष्ण कटिबंध में अगर चावल को उगाते हैं तो उसे जैपोनिका कहा जाता है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। चावल अनुसंधान केंद्र याद रखना है, पूछा ही पूछा जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। ये सभी बातें आगे करने वाले हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। जो चीना है, जो चना है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दालों का राजा कहा जाता है। गेहूं की किस्में कौन कौन सी है? कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, हीरा, शेरा और सोनार 64, सरबती, सोना, टिट्रिकम, वलगेपर, कोहिनूर, ये सभी की सभी कौन सी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, हीरा, शेरा, सोनार 64, श्रावती, सोना, टिट्रिकम, वलगेपर, कोहिनूर, ये सभी की सभी कौन सी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। और जौ की किस्में कौन सी है? राजकिरण, मोलवा, ज्योति, RD 25-8 और RD 2035। RD 2035 या RD 2508 ये देकर पूछ लेगा ये किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है, चावल की किस्म है या जौ की किस्म है? यह पेपर के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद में जौ का उपयोग है वो किसमें किया जाता है? आपकी फेवरेट, आपकी और मेरी फेवरेट बियर शराब बनाने में व मधुमेह रोग के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जौ का उपयोग किया जाता है। और अरहर को लाल चना पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? अरहर। अरहर को क्या कहा जाता है? लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। स्टार्च व ग्लूकोज के निर्माण, स्टार्च व ग्लूकोज बनाने के उपयोग में उद्योगों को कच्चा माल है वो मक्का देती है। क्या देती है? अगर हमें स्टार्च व ग्लूकोज बनाना है तो इसके लिए कच्चा माल है वो कौन देता है? मक्का देता है। कौन देता है? मक्का देता है। और मक्का को क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी है वो मक्का को कहा जाता है। और मक्के की किस्म कौन सी है? सरताज, प्रभात, दक्कन 103, गंगा, धवल, किरण, दक्कन 105, माही, कंचन, अरुण, ये सभी की सभी किसकी किस्में है? तो मक्के की किस्म है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर के अंदर है। मक्के के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बोरवर, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? बोरवर, बांसवाड़ा के अंदर। क्या है? मक्के के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तो बोरवर, बांसवाड़ा के अंदर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर के अंदर। कहाँ है? बयाना, भरतपुर के अंदर। कौन सा है? मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मक्का अनुसंधान केंद्र है वो बयाना, भरतपुर के अंदर है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र है। मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना, भरतपुर के अंदर है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनेटिज्म टाइपोडियम। क्या है? पेनेटिज्म टाइपोडियम। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाजरा, बा से बाजरा तो बा से बाड़मेर,
बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। चावल क्या है? चावल क्या है? अगली सुबह है वो खराब हो जाते हैं, उसके बाद में उसमें से बदबू आने लगती है। क्या होते हैं? अरे आपने कहवे को नहीं कि घर के मायने चावल बांस जावे, के करे चावल बांस जावे। बांस याद रख लिया, बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। बाजरा अनुसंधान केंद्र याद रखना बाबा। क्या याद रखना? बाबा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। बाजरा पकते समय जो वर्षा होती है उससे क्या हो जाता है? बाजरे के अंदर कंडुआ रोग हो जाता है। जब बाजरा पकता है उस समय अगर बरसात हो गई तो कंडुआ रोग हो जाता है। बाजरा को अपफाइप फसल भी कहा जाता है। बाजरा को क्या कहा जाता है? बाजरा को अपफाइप फसल कहा जाता है। और जवार, जवार का वैज्ञानिक नाम क्या है? जवार का वैज्ञानिक नाम है सोरिगम वल्गेर। सोरिगम वल्गेर है वो जवार का वैज्ञानिक नाम है। जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर जवार अनुसंधान केंद्र है। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जवार है, वैसे याद रखना वल्लभनगर उदयपुर। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना भरतपुर। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। ये जो अनुसंधान केंद्र है वो ये अक्सर है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। जो क्यूबा के अंदर गन्ने के बड़े फार्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तेतीफुंदियो। क्या कहा जाता है? तेतीफुंदियो उसे कहा जाता है। क्यूबा के अंदर गन्ने के बड़े फार्मर को क्या कहा जाता है? बड़े फार्मों को तेतीफुंदियो कहा जाता है। आइसोपोम योजना का संबंध कृषि से है। 2004 में क्या किया जाता है? इसी आइसोपोम योजना के अंदर जैतून के तेल को शामिल किया जाता है और इसका नाम है वो ऑयल पोम कर दिया जाता है। सरसों को पीली क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों को पीली क्रांति कहा जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों से याद रखना सेवर भरतपुर। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह भी सेवर भरतपुर के अंदर है। दोनों भरतपुर के अंदर है। याद रखना मक्के की रोटी और सरसों का साग के कॉम्बिनेशन बैठे हो। मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है तो भरतपुर जाना पड़ेगा। मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना भरतपुर। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बा से बाड़मेर। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चावल अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा के अंदर है। और जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सरसों की खड़ पर आधारित बिजली घर कहाँ पर है? खेड़ली। अलवर के अंदर सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर कौन सा है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। और बांसवाड़ा के अंदर कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। होहोबा का वनस्पतिक नाम क्या है? साइमंडेस या चाइनेसिज्म है। और इसको डेजर्ट गोल्ड या पीला सोना भी इसे कहा जाता है। होहोबा को राजस्थान में सर्वप्रथम इजराइल से 1965 में काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा लाया जाता है। और काजरी अनुसंधान केंद्र आफरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। सोयाबीन और साथ में याद रखना चावल। क्या याद रखना? सोयाबीन और चावल याद रखना। बांसवाड़ा कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर सोयाबीन और चावल। भरतपुर के अंदर मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्का अनुसंधान केंद्र और
सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोनों भरतपुर के अंदर है। मक्का वाला बयाना के अंदर है और जो सरसों का है वो सेवर भरतपुर के अंदर बना हुआ है। वल्लभनगर उदयपुर में कौन सा है? जवार अनुसंधान केंद्र है। और चावल अनुसंधान केंद्र और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र है। बढ़ते हैं आगे। तंबाकू, जो तंबाकू है भारत में यह पौधा है वो पुर्तगालियों के द्वारा 1508 में लाया जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती करवाई व उस पर रोक लगाई थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन अलवर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? अलवर के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर अगर पूछ ले कि सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? अलवर के अंदर होता है। अफीम, फिर अंत में आपको एक बार सभी अनुसंधान केंद्र का एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा। अफीम को क्या कहा जाता है? अफीम को काला सोना कहा जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास दिखने में सफ़ेद होता है तो इसलिए कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर बना हुआ है कपास अनुसंधान केंद्र। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना की शुरुआत 1967 के अंदर होती है। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। जूट है वो जूट मेस्टा जूट की एक किस्म है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारतीय रबड़ शोध संस्थान कोट्टायम केरल के अंदर कौन सा है? कोट्टायम केरल के अंदर कौन सा शोध संस्थान है? भारतीय रबड़ शोध संस्थान। नारियल को क्या कहा जाता है? स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। नारियल की ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। चाय में थिन टेनिक अम्ल भी मिलाया जाता है या अम्ल पाया जाता है। चाय के अंदर थिन टेनिक अम्ल पाया जाता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, एक अरेबिका है, एक रोबस्टा है, एक लाइबेरिका है। और भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी की किस किस्म का होता है? तो अरेबिका कॉफ़ी की किस्म का उत्पादन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर के अंदर है। इसबगोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहा जाता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर के अंदर है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो कोटा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। राजफेड की स्थापना कब होती है? 1957 के अंदर। किसकी स्थापना होती है? राजफेड की स्थापना होती है 1957 के अंदर। और राजस्थान के अंदर काश्तकारी अधिनियम कब आता है? 1955 के अंदर आता है। कब आता है? 1955 के अंदर आता है। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन को क्या कहा जाता है? रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। 14 नवंबर 2002 को राजीव गांधी कृषक साथी योजना आती है। ये सभी योजना है वो पेपर के अंदर पूछी जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब आती है? 14 नवंबर 2002 को आती है। और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना का संबंध है अमृत क्रांति से। साथियों ये थी आज की जानकारी। एक बार है वो जो भी अनुसंधान केंद्र हमने अभी देखे हैं एक बार उन्हें सभी के बारे में बात करते हैं। साथियों जैसे सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले याद रखना चावल
चावल और सोयाबीन, चावल और सोयाबीन ये दोनों आपको याद रखना है। चावल है वो कब बदबू मारने लगता है, तो सोयाबीन के तेल उसमें डालने से चावल क्या है, बदबू मारने लगता है या बांस जाता है। जैसे मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं ना, चावल बांस गया। तो चावल है वो, ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों अनुसंधान केंद्र चावल और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वैसे याद रखना वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर जवार अनुसंधान केंद्र। कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर के अंदर। कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर। और उसके बाद में भरतपुर चलते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग, मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बयाना भरतपुर के अंदर है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर के अंदर। दोनों भरतपुर के अंदर है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीची अजमेर के अंदर है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाजरा अनुसंधान केंद्र बा से याद रखना बाड़मेर। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर क्या है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। यह थी साथियों आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे सके। साथियों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं हमारा कारवा कहाँ तक बढ़ता है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।